डियर स्टूडेंट, आज अपन लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे, देन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसी पैरेलल में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। नए स्टूडेंट्स एंड नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जे बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। अब इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा इसको समझाने में ताकि आप समझ पाओ। इसके बाद अपन लोग थ्योरी को याद करवाएंगे ही और आप भी याद करोगे। देखिए दोस्त, जो हमारा दुनिया है ना, ये दुनिया में हर स्टूडेंट साइंस का नहीं होता है। हर आदमी साइंस को उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है जितना साइंस के बच्चे चीजों को समझते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो दो तरह का है। एक तो वेक्टर सिस्टम है। ओके, आप करेक्ट हो गया। तो दो तरह सिस्टम है, एक होता है वेक्टर सिस्टम जो साइंस के बच्चे के लिए होता है, एक होता है हमारे पास स्केलर सिस्टम जो दुनिया वाला चीजों को आसानी से समझता है, जैसे किलोग्राम, किलोमीटर। उनको ये थोड़ी ना मालूम फोर्स क्या होता है, वो उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन हम जो सिस्टम बना के उनको देंगे दुनिया वालों को, साइंस का बच्चा क्या करता है, दुनिया का तरक्की करवाता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको समझ में तो आना चाहिए ना। तो हमने तो सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, लेकिन दुनिया वालों को जैसे मैं बोलूंगा, देख 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 बैटरी के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो उसका तो दिमाग हीट हो जाएगा। लेकिन मैं उसे कुछ ऐसा बता दूं कि बैटरी के अंदर इतना पोटेंशियल है, मतलब इतना वोल्ट का बैटरी है, तो उसको आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोग वेक्टर में सीखे उसको स्केलर में पढ़ेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। तो वेक्टर में हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, हमने सीखा इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड को अच्छे से लिख देता हूँ। ये इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है साइंस वाले बच्चों के लिए। अब मुझे दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा, सेम काम करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो काम था वही करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्त, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम था वही काम करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, चीजों को आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो इतना छोटा सा कंक्लूजन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह कौन आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों बातें ऑब्जेक्टिव में आपसे अक्सर पूछता है। ये बात समझ में आ गया ना आपको। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप और एक समझो, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्यों होता है। कोई ना कोई एनर्जी उसमें डालेगा तभी तो होगा ना। तो समझिए, यहाँ पे किसी सिस्टम का पोजीशन या उसके ओरिएंटेशन के वजह से उस सिस्टम में यदि एनर्जी स्टोर होता है तो उस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब उस सिस्टम का ओरिएंटेशन या पोजीशन को चेंज करवाने में मदद कौन करेगा भाई, बाहर से जो आप फोर्स लगाओगे वही तो करेगा उस सिस्टम में एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस है इस तरह से और यहाँ पे स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। पहला डब्बा यहाँ पे इस तरह लगा हुआ है, इसको इधर से हमने एक्स्ट्रा फोर्स दिया तो ये डब्बा कुछ इस तरह पोजीशन यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। जैसे ही इस फोर्स को मैं हटाता हूँ, जो एक्सटर्नल फोर्स था इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, तो अगला डायग्राम में ये वापस से इसी जगह पे आ जाएगा जो शुरुआत वाला पोजीशन में था। समझ में आ गया दोस्त। ये एक सिस्टम हुआ। ये डब्बा वापस यहाँ क्यों आया, ये सवाल आप अभी दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल, अभी क्या करते हैं, स्प्रिंग नहीं लेते हैं, सेम सिस्टम लेते हैं। स्प्रिंग इस बार नहीं लेंगे, एक डब्बा यहाँ, दूसरा इस बार हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया
इस बार डब्बा को फिर से वहां ला के रख दिया। अब इस बार क्या किया, फोर्स को कर दिया रिलीज। ठीक है, अब जो डब्बा था क्या इस पोजीशन पे आएगा? लॉजिकली सोच के बताना मेरे को। सीधा सीधा दिख रहा है ये डब्बा वापस नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ क्या, इस बात को आप समझो। अब दोनों सिस्टम को बनाता हूं। अब जो इधर था स्प्रिंग वाले में, जो डब्बा यहां से यहां आ गया था शुरुआत पोजीशन पे, कुछ इस तरह इनिशियल पोजीशन, तो कौन लाया? इसके अंदर कोई फोर्स लगाया तभी तो वो यहाँ इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो जो फोर्स लगाता है, कौन लगा सकता है भाई फोर्स? जिसके अंदर एनर्जी है वही फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी था जो इसको वापस यहाँ लेके आया। अब दूसरा सिस्टम में देखो, आप समझो इधर, ये डब्बा जो आपने यहाँ ला के रखा और ये वापस इस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, खिसकाने के बाद का पोजीशन। इसका मतलब यहीं पे रुकाइए। इसका मतलब इस बार सेकंड फिगर में इस बार यहाँ पे कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, तभी तो ये इधर नहीं आया, नहीं तो आ जाता। इतनी बात समझ में आई क्लियर? तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर हुआ ना, उसी एनर्जी को अपन लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? अब ये एनर्जी आया कहाँ से? जो आपने बाहर से प्रेस किया था, जो बाहर से आपने दबाया था ना, वही दबाने के क्रम में ये फोर्स, वो वाला जो आपने बाहर से एनर्जी दिया था, वही एनर्जी इसमें आके स्टोर हो गया। और कौन से फॉर्म में हो गया ये? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब इस वाले फिगर में देखो, जैसे आप इसको दबाए, फोर्स तो आपने यहाँ भी लगा, लेकिन वो जो आपने एनर्जी देकर फोर्स लगाया, वो वाला फोर्स हरास हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। वो वाला फोर्स कहीं स्टोर रहा ही नहीं। और अब आप सोचोगे कहाँ डिस्ट्रॉय हो गया? दोस्त, जब इसको आप आगे ठेल रहे थे तभी फ्रिक्शन भी तो पीछे लग रहा था। तो इस फ्रिक्शन में न्यूट्रल करने के दौरान ही वो सारे फोर्स क्या हो गए? आपने जो एनर्जी लगाया वो खत्म हो गया। कौन खत्म कर दिया? फ्रिक्शन खत्म कर दिया। इसीलिए यहाँ पे ब्लॉक आके रुक गया। इस केस में आप बोलोगे क्या फ्रिक्शन नहीं था? फ्रिक्शन था, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स था वो इस एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा। एक तो आप फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए और दूसरा स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर करवाने के लिए फोर्स लगाया। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कम। समझ में आया दोस्त? और जो ये स्प्रिंग पे जो एनर्जी स्टोर हुआ, इसको आप लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बातें समझ में आ गई पोटेंशियल एनर्जी की? ठीक है। अब एक चीज समझो आप, और एक, तो बॉडी जब यहाँ से यहाँ आ गया वापस, देखो यहाँ से यहाँ क्यों आया? क्योंकि स्प्रिंग था, और स्प्रिंग हमारा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तभी उस बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ये बात आपको समझ में रखना है। ठीक है, लेक्चर बड़ा नहीं करता हूँ, बस इतना ही समझ लो आप। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वो बातें जो आपको एग्जाम हॉल में लिखने की जरूरत है। सबसे पहला चीज, इट इज डिफाइंड फॉर 2 और मोर चार्ज। हमेशा 2 चार्ज के लिए डिफाइंड होगा। कौन सा? एनर्जी। दूसरे नंबर पे ये याद रखना आपको, रेफरेंस पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड एट इनफाइनाइट। जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम लोग कहाँ मानते हैं? इनफाइनाइट में। जब भी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। तो हम इसको कहाँ पे मानेंगे? इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ओनली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स
कैन चेंज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जिम्मेवार होता है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स ही हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में जिम्मेवार होता है। इतनी बातें आपको याद हो गया। अगला पॉइंट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी इसीलिए ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज से बिलोंग करेगा, ठीक है, सिंगल कभी नहीं होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानकारी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। ओके, अभी अपन लोग आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r। ये वाला, इसको आज के वीडियो में कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाला वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है।